विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के दिसंबर महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय साल 2022 के हिंदी सिनेमा का संक्षिप्त लेखा जोखा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा 2022 पर एक रिपोर्ट, विविध भारती के खजाने से संगीतकार नौशाद की अनमोल रिकॉर्डिंग। सबसे पहले संपादकीय साल 2022 के हिंदी सिनेमा का संक्षिप्त लेखा जोखा। बीते 2 बरस विश्व सिनेमा के लिहाज से काफी झटकेदार रहे। कोरोना काल ऐसा समय था जब शायद पहली बार इतने लंबे समय तक सिनेमा हॉल बंद रहे। फिल्मों के निर्माण पर भी असर पड़ा। साल 2022 में सिनेमा ने फिर से अपने कदम बढ़ाने शुरू किए, वरना ओटीटी पर ही फिल्में प्रदर्शित की जा रही थीं। साल 2022 इस मायने में महत्वपूर्ण है कि लोग सिनेमा घरों में वापस लौटे। यह अलग बात है कि शुरुआती दौर में काफी हिचक और कोरोना का डर हावी रहा। बहरहाल, जब साल 2022 के हिंदी सिनेमा पर नजर डालते हैं तो एक बात सामने आती है। मोटे तौर पर साल 2022 के खाते में ज्यादा कामयाबी नहीं रही। इसके अलावा साल 2021 में दक्षिण से आई एक आंधी ने हिंदी सिनेमा को मुश्किल में डाल दिया था। यह आंधी थी फिल्म पुष्पा द राइजिंग। तेरी झलक शर्फी शिवली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी शिवली बातें करे दो हरफी। इस बरस RRR और KGF चैप्टर 2 ने कामयाबी के जो झंडे गाड़े, उससे हिंदी सिनेमा एक तरह से चिंता में डूबा नजर आ रहा है। KGF 2 ने भारत में करीब 434 करोड़ का कारोबार किया। इस बरस ऋषभ शेट्टी की कंतारा ने भी शानदार कारोबार किया है और दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया है। जहां तक हिंदी फिल्मों का सवाल है तो आपको बता दें कि इस बरस की हिंदी की 5 सबसे कामयाब फिल्में कौन सी रहीं। इस बरस की सबसे कामयाब फिल्म है ब्रह्मास्त्र पहला भाग यानी शिवा। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के सितारे थे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स का शुमार भी इस साल की सबसे कामयाब फिल्मों में होता है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी जैसे सितारे थे। साल 2022 की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल है अनीस बज़्मी के निर्देशन में बनी फिल्म भूल भुलैया 2। इस फिल्म के सितारे हैं कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा अडवाणी। इसके बाद संजय लीला भंसाली के निर्देशन में आई गंगूबाई काठियावाड़ी ने भी खासी कामयाबी हासिल की है। इस फिल्म के सितारे रहे आलिया भट्ट और अजय देवगन।
साल 2022 में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली एक और फिल्म रही है दृश्यम 2। ये भी एक सीक्वल है 2015 में इसी नाम की आई एक फिल्म का। इसमें भी अजय देवगन, तब्बू और अक्षय खन्ना जैसे सितारे हैं। देखा जाए तो बीते कुछ सालों की तरह इस बरस भी पुरानी फिल्मों के सीक्वल आते रहे। यहां हमने जिक्र किया भूल भुलैया 2 और दृश्यम 2 का। आपको बता दें कि इस सिलसिले में शामिल है 2018 में आई फिल्म बधाई हो का सीक्वल बधाई 2। फिल्म हीरोपंती 2014 में आई थी। इस बरस आया इसका सीक्वल हीरोपंती 2। ओ मिस हैरानी क्या, दिल जिंदा है तो हलचल थोड़ी होगी ना। ओ मिस हैरान सुन तो जरा, धीरे धीरे मुझ में शामिल हो रही है क्या। फुर्सत के लम्हे अपने ही नगमे, टाइगर श्रॉफ हीरोपंती में अपने एक्शन से सबको लुभाते रहे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अलग तरह की भूमिका में तारीफ बटोरी। इस साल एक और सीक्वल आया, एक विलन रिटर्न्स। 2014 में आई फिल्म एक विलन का ये दूसरा भाग है। इस बरस आने वाली फिल्मों में शामिल है पुष्कर गायत्री के निर्देशन में बनी फिल्म विक्रम वेधा, जिसके सितारे थे ऋतिक रोशन और सैफ अली खान। ये 2017 में आई इसी नाम की तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। इस बरस आई अक्षय कुमार और कृति सेनन के अभिनय वाली फिल्म बच्चन पांडे तमिल फिल्म जिगर ठंडा का रीमेक थी। इस तरह इस बरस दक्षिण की कुछ फिल्मों का हिंदी रीमेक भी किया गया। और अब खेलों पर बनी कुछ फिल्मों की बातें। सैराट के जरिए खूब प्रशंसा हासिल कर चुके निर्देशक नागराज मंजुले इस बरस लेकर आए झुंड। झोपड़पट्टी की फुटबॉल टीम बनाकर तहलका मचा चुके नागपुर के समाज सेवी विजय बारसे के जीवन पर आधारित इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन। खेलों पर आई एक और महत्वपूर्ण फिल्म रही शाहिद कपूर के अभिनय वाली जर्सी, जिसके निर्देशक थे गौतम तिन्नानूरी। ये उन्हीं की बनाई एक तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक था। क्रिकेट पर आधारित इस फिल्म की खासी प्रशंसा हुई। इसके अलावा श्रीजीत मुखर्जी ने इस बरस भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी मिताली राज के जीवन पर एक फिल्म बनाई शाबाश मीठू। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थी तापसी पन्नू। हिंदुस्तान मेरी जान तू, हिंदुस्तान मेरी जान तू, मैं कुर्बान हाँ कुर्बान तुझ पे, प्यारा है मेरा देश। इस साल बिलियर्ड्स पर आधारित एक फिल्म आई तुलसीदास जूनियर। उड़ चला बादल नया, आंधियों के दरमियां। अब इस बरस आई लीक से हटके कथानकों पर बनी फिल्मों की बातें। निर्देशक अनुभव सिन्हा बहुत अलग विषय पर अपनी फिल्म लेकर आए अनेक। मुख्य भूमिका में थे आयुष्मान खुराना। निर्देशक अनुराग कश्यप इस बरस लेकर आए अपनी विज्ञान फंतासी फिल्म दोबारा। ये स्पेनिश फिल्म मिराज का रीमेक है। अनुराग कश्यप की बेटी अनुभूति कश्यप ने इस बरस सिनेमा निर्देशन की दुनिया में अपना कदम रखा और बनाई फिल्म डॉक्टर जी। मुख्य भूमिका में थे आयुष्मान खुराना। बिल्कुल अलग विषयों पर फिल्में बनाने वाले निर्देशक मधुर भंडारकर इस बरस 2 फिल्में लेकर आए, बबली बाउंसर और इंडिया लॉकडाउन। चीनी कम, पैडमैन और इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्में बनाने वाले आर बाल्की ने इस बरस बनाई अपनी थ्रिलर फिल्म चुप। जाने माने अभिनेता आर माधवन ने इस बरस निर्देशक के तौर पर
अपनी फिल्म बनाई रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर आधारित थी। 4, 3, 2, 1। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूं। बिल्कुल अलग तरह के कथानकों वाली फिल्मों में शामिल है वासन बाला की फिल्म मोनिका ओ माई डार्लिंग। ये फिल्म एक जापानीज नॉवेल पर आधारित है। इस बरस राजश्री प्रोडक्शंस ने अपनी यात्रा की 60वीं फिल्म पेश की। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में आई ये फिल्म थी ऊंचाई। इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, डैनी, अनुपम खेर और बमन ईरानी और इनके साथ नीना गुप्ता। बुजुर्गों के जीवन और उनके एक अनूठे मकसद पर आधारित इस फिल्म ने खासी तारीफ बटोरी। देखो सवेरा पूछे जाना है कहाँ, जाना है कहाँ। कैसे बताए जाना ख्वाबों के जहां, ख्वाबों के जहां। ओ देखो सवेरा पूछे जाना है कहाँ, जाना है कहाँ। आमिर खान इस बरस लेकर आए अद्वैत चंदन के निर्देशन वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक थी। अक्षय कुमार की इस बरस एक के बाद एक कई फिल्में आईं। फरहाद सामजी के निर्देशन में बनी फिल्म बच्चन पांडे, चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी ऐतिहासिक फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, अभिषेक शर्मा की राम सेतु, ओटीटी पर नजर आई फिल्म कठपुतली और आनंद एल राय के निर्देशन में बनी रक्षा बंधन। इस बरस जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर की अंतिम फिल्म रिलीज हुई शर्मा जी नमकीन। कमाल की बात यह है कि यह फिल्म चूंकि अधूरी रह गई थी, इसलिए अभिनेता परेश रावल ने फिल्म के एक बड़े हिस्से में ऋषि कपूर वाले किरदार को आगे बढ़ाया और इस लिहाज से ये इस बरस की एक अनूठी फिल्म बन गई। ये था साल 2022 की हिंदी फिल्मों का संक्षिप्त लेखा जोखा। और अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा 2022 पर एक रिपोर्ट। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में संपन्न हुआ। गोवा फिल्म समारोह का आयोजन इस बरस 20 से 28 नवंबर के बीच हुआ और इसमें 79 देशों की 280 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। ये एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है। फिल्म समारोह की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक डाइटर बर्नर की फिल्म एल्मा एंड ऑस्कर से, जबकि इसका समापन हुआ क्रिजाइस्टॉफ जनुसी की फिल्म परफेक्ट नंबर से। इस फिल्म समारोह में इंडियन पैनोरामा में 25 फीचर फिल्में और 19 नॉन फीचर फिल्में दिखाई गई थीं। इस महोत्सव में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित आशा पारेख की फिल्मों के लिए एक स्पेशल सेक्शन था और इस सेक्शन में 3 फिल्में थीं, तीसरी मंजिल, कटी पतंग और दो बदन। इसके अलावा स्पेनिश डायरेक्टर कार्लोस सुआरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म समारोह में उनकी 8 फिल्में दिखाई गईं। गोवा फिल्म समारोह में मणिपुर सिनेमा की गोल्डन जुबली मनाई गई और खास तौर पर फिल्मों का एक पैकेज प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म समारोह में प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2022 के भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पुरस्कारों की बातें। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता स्पेनिश फिल्म टेंगो सुएनिस ने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। जूरी के अनुसार ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिनेमा के वर्तमान और भविष्य को पर्दे पर पेश किया गया है। ईरानी लेखक और निर्देशक नादेर सैवर की फिल्म नो एंड को सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया। इफ्फी में एथेंस की निर्देशक असीमीना प्रोएड्रो की फिल्म बिहाइंड द हेस्टेक्स के लिए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला।
इस महोत्सव में इस फिल्म का इंटरनेशनल प्रीमियर भी हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला वाहिद मुबश्शिरी को फिल्म नो एंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए जीता डेनिएला मार्टिन नावारो ने। एक निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता प्रवीण कंदेरगुला की फिल्म सिनेमा बंदी ने। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जीता पयाम एक्संदार की फिल्म नरगिसी ने और स्पेशल जूरी अवार्ड मिला लाव डियाज की फिल्म व्हेन द वेव्स आर गॉन को। ये थी भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा इफ्फी 2022 पर एक रिपोर्ट। स्मृति शेष। हिंदी और मराठी सिनेमा के मशहूर कलाकार विक्रम गोखले का 26 नवंबर को निधन हो गया। वे 82 साल के थे। हम दिल दे चुके सनम, अग्निपथ, मिशन मंगल और हिचकी जैसी फिल्मों में उनकी यादगार भूमिकाओं के लिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। विक्रम गोखले का जन्म 30 अक्टूबर 1947 को पुणे में हुआ था। उनके पिता चंद्रकांत गोखले मराठी रंगमंच और फिल्मों के बड़े कलाकार थे। यहां तक कि परिवार में रंगमंच की और अभिनय की परंपरा इतनी गहरी थी कि उनकी दादी कमलाबाई गोखले और परदादी दुर्गाबाई कामत भी अभिनय की दुनिया में रहीं। विक्रम गोखले ने अपने अभिनय की शुरुआत मराठी रंगमंच से की, फिर वे फिल्मों में आ गए। उन्होंने 70 से ज्यादा मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। तकरीबन 26 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। हिंदी फिल्मों में उनका प्रवेश हुआ फिल्म परवाना से, जिसमें अमिताभ बच्चन थे हीरो। संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में वो एक दमदार भूमिका में थे। जैसा कि हमने कहा, विक्रम गोखले हिंदी फिल्मों के लिए तो जाने ही जाते हैं, पर उन्होंने मराठी रंगमंच में भी बहुत काम किया और मराठी फिल्मों में भी। कमला, महासागर और बैरिस्टर जैसे मराठी नाटकों के लिए वे बहुत चर्चित रहे थे। विक्रम गोखले के अभिनय वाली कुछ मराठी फिल्में हैं वासुदेव बलवंत फड़के, माहेरची साड़ी, नट सम्राट, दूसरी गोष्ट, ज्योतिबाची नवस, आम्ही बोलतो मराठी और आघात वगैरह। यहां आपको बता दें कि साल 2010 में आई इस मराठी फिल्म का निर्देशन खुद विक्रम गोखले ने किया था। साल 2010 में मराठी फिल्म अनुमति के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मी उगाच चालत राहतो, तू ऐकावेस म्हणून एकटाच बोलत राहतो। रेंगाळतो आहे थोडा, सारेच थांबले आहे। थांबून वळून पाहणे थोडेसे लांबले आहे। पिछले कुछ वर्षों से विक्रम गोखले पुणे में रहते थे। उन्होंने नई प्रतिभाओं को अभिनय सिखाने की शुरुआत भी की थी। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे और सैनिकों को नियमित रूप से आर्थिक मदद भी किया करते थे। विक्रम गोखले की स्मृति को विनम्र नमन। 18 नवंबर को जानी मानी अभिनेत्री तबस्सुम का निधन हो गया। अभिनेत्री तबस्सुम का जन्म 9 जुलाई 1944 को हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से अयोध्या का था और उनके पिता अयोध्यानाथ सचदेव और मां असगरी बेगम थीं। तबस्सुम का परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार था। उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई थी और इत्तेफाक की बात यह है कि बहुत बचपन से उन्होंने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म बैजू बावरा में उन्होंने मीना कुमारी के बचपन का किरदार निभाया था। फिल्म दीदार का ये गीत सुनिए, इसे तबस्सुम पर ही फिल्माया गया था। ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना।
बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में शुरुआत करने के बाद उनकी अभिनय यात्रा आगे बढ़ी तो उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस, मीना कुमारी, अशोक कुमार, राजकुमार, देवानंद और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ फिल्मों में काम किया। तबस्सुम टेलीविजन पर लंबे समय तक सक्रिय रहीं। अभिनेत्री तबस्सुम दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के लिए जानी जाती हैं। लंबे समय तक उन्होंने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। बाद के दिनों में तबस्सुम YouTube पर खासी चर्चित रहीं। उनके YouTube चैनल का नाम था तबस्सुम टॉकीज, जिसमें वो फिल्मों से जुड़े दिलचस्प किस्से सुनाती थीं। अभिनेत्री तबस्सुम को हमारा विनम्र नमन। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। चित्र भारती के इस अंक में विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार नौशाद की अनमोल रिकॉर्डिंग। आपको बता दें, नौशाद का जन्म 25 दिसंबर 1919 को हुआ था। 40 के दशक में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा फिल्म प्रेम नगर में संगीत निर्देशन करके, लेकिन उन्हें असली ख्याति मिली 1944 में आई फिल्म रतन से। संगीतकार नौशाद फिल्म संगीत के उन बेमिसाल निर्देशकों में से रहे हैं जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को एक मुकम्मल शक्ल दी है। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी संगीत का शानदार तालमेल अपने फिल्म संगीत में रचा। इसके अलावा उनकी धुनों में आपको पूर्वी धुनों का असर भी नजर आता है। संगीतकार नौशाद के गानों में लोक संगीत का समावेश अद्भुत तरीके से किया गया है। तो चलिए सुनते हैं विविध भारती के खजाने से संगीतकार नौशाद की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। आप हजरात जो सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम के, ये मेरी आवाज़ के, उनको मैं आदाब और सलाम पेश करता हूँ। याद है अब तक वो बचपन का ज़माना याद है, याद है अब तक वो बचपन का ज़माना याद है, याद है अब तक अधूरा सा फसाना याद है। यानी मैं 10 बरस का था तकरीबन। उस वक्त से ये म्यूज़िक का, संगीत का, मौसीकी का शौक़ कैसे पैदा हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम। अब यहाँ पर आके वो बात हकीकत बन जाती है कि बुज़ुर्गों ने कहा कि ये खुदादाद चीज़ होती है। ये सीखने से या सिखाने से या घर में इसका चलन हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से जिनको अताई कहते हैं पेशावर हजरात, वो अताई का मतलब समझते हैं कि न जानने वाला या कूढ़ एक ज़बान में कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ अताई का मतलब ये कि जो खुदा की तरफ से अता हुई हो चीज़। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। मुग़ल आज़म तो बहुत पहले से बन रहा था, उसके 10 साल गुजर गए थे बनते बनते। शाहपुर जी के साथ कुछ ना इत्तेफाकी हो जाती थी, वो फाइनेंस बंद कर देते थे, तो 2 महीने 3 महीने अब काम ही नहीं हो रहा, सब बैठे हैं। फिर वो शुरू हुआ, 10 वर्ष का काम हुआ, फिर बंद हो गया, इस तरह से होता था, तो इसलिए उसमें वक्त लगा। लेकिन उस वक्त फिल्मिस्तान ने उससे इंस्पायर होकर अनारकली बना डाली और रिलीज़ भी कर दी। तो मैंने आसिफ साहब को कहा कि फंसे में अभी तक पिक्चर पूरी नहीं हुई, देखिए अनारकली वही सब्जेक्ट है, और उन लोगों ने बना के रिलीज़ भी कर दी। और उसका वो गाना मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, ज़माना समझा कि हम पी के आए, और दरबार में अनारकली गाती है, वो बहुत अच्छा लोगों में पॉपुलर हुआ, पसंद किया। तो वो सिचुएशन आप बदल दीजिए, वो हूबहू आपकी पिक्चर में भी वही सिचुएशन है। तो आसिफ साहब बोले कि भाई वो सिचुएशन तो मैं नहीं बदल सकता, वो ही रहेगी। मैं उस इस्माइल लगाने वाला हूँ जो कभी किसी ने नहीं लगाया ऐसा सेट, उसमें ये गाना होगा, तो मैं तो निकल जाऊँगा उस चमक धमक रोशनी में।
इम्तिहान आपका है, सिचुएशन वही रहेगी, सिचुएशन नहीं बदलूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, बेहतर है। तो हमारे घर पर उसी सोच में शकील साहब को बुलाया, पड़ोस में रहते थे। मैंने कहा भाई ऐसी सी बात है और मैं ये चैलेंज कबूल करके आया हूँ। तो शकील साहब कहते ठीक है चलिए बैठते हैं। ऊपर रूम में और शाम के 6 बज रहे थे, हम लोग बैठे, कमरा बंद किया। अब वो लिख रहे हैं, मैं कुछ ट्यून कर रहा यार कुछ और, नहीं यार कुछ और। अब वो कितने लिख डाले, वो यही जो है जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं, नहीं यार कुछ और। अरे कितने कागज ही कागज बिखरे हैं, न चाय न पानी न दाना न खाना, कुछ नहीं, लगे हुए हैं। जहन में एक पूर्वी भाषा का टुकड़ा आया। मैंने कहा शकील साहब इस मौजू पर अगर चलें, प्रेम किया का चोरी करी। मैंने कहा ये पूर्वी भाषा का एक गीत है पुराना। कहने अच्छा आइडिया है। मैंने चलिए इसकी बहर बनाते हैं। वो भी सोचते रहे, मैं भी सोचता रहा। वो बनाए, प्यार किया तो डरना क्या। फिर आखिर में आके फंसे। मैंने कहा कि आसिफ साहब ने कहा कि शहंशाह अकबर को अनारकली कुछ इस तरह से कहे आखिर में कि वो प्लेइंग कार्ड, ताश का बादशाह बन जाए, लेकिन तहजीब के दायरे में। अब उस पर फंसे रहे। फिर वो मिसरा बना, आज कहेंगे दिल का फसाद। पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदे से पर्दा करना क्या। हम लोग जब वो बाहर निकले तो सुबह के 6 बज रहे थे। वो गाना पूरा हुआ। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से। बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये थी नौशाद साहब की आवाज विविध भारती के खजाने से। तो ये था चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियो में किया गया।
मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। विविध भारती की स्थापना 1957 में हुई थी और शुरुआती दौर में विविध भारती दरअसल देश के अलग अलग केंद्रों से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक गुलदस्ता थी। जी हां, देश के अलग अलग केंद्र विविध भारती के लिए कंट्रीब्यूशन भेजते थे। वो अपनी कार्यक्रम सामग्री विविध भारती को प्रेषित करते थे और ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किए जाते थे। इसीलिए विविध भारती के खजाने में देश के कोने कोने के आकाशवाणी केंद्रों की अनमोल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। अगले हफ्ते हम विविधा कार्यक्रम में आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। शुरुआत हम एक अनमोल रिकॉर्डिंग से करेंगे जो विविध भारती के खजाने में खोजबीन के दौरान हमारे हाथ लगी है। सबसे पहले अगर कविताओं से शुरुआत की जाए तो कैसा रहेगा? सुनते हैं जानी मानी कवयित्री और गीतकार माया गोविंद की कविताएं केवल 5 मिनट में। साज हाथों में दो, सुर की गंगा बहे। साज हाथों में दो, सुर की गंगा बहे। यादगारों में हो आज की यामिनी, इससे पहले के हम के अंधेरे बढ़ें। आ बिखेरे चलो गीत की चांदनी। साज हाथों में दो, जिंदगी जिंदगी भर को मिलती नहीं। जिंदगी जिंदगी भर को मिलती नहीं। वक्त कितना है कम जिंदगी के लिए। जन्म भर ना सही एक पल को मिलो। जन्म भर ना सही एक पल को मिलो। हम भी ये कह सकें एक पल तो जिए। आज स्वीकार से मांग भर दो अगर, तो सुहागन बने कामना कामिनी। साज हाथों में दो, सुर की गंगा बहे। यादगारों में हो आज की यामिनी। साज हाथों में दो। अंतिम पंक्तियां हैं कि तुम हृदय से हृदय का वरण तो करो। तुम हृदय से हृदय का वरण तो करो। तुम अधर का कभी आचुमन तो करो। मधुकरों का जरा अनुसरण तो करो। प्रेमियों की तरह आचरण तो करो। हंस का अनुकरण कर यूं नादान बन। हंस का अनुकरण कर यूं नादान बन। उड़ न जाए कहीं प्राण की हंसनी। साज हाथों में दो, सुर की गंगा बहे। यादगारों में हो आज की
जानी मानी कवित्री माया गोविंद को सुनना अपने आप में एक अनुभव होता है और प्यास रह जाती है। उनके सुनाने का तरीका बड़ा अलबेला है। कवि सम्मेलनों में भी वो छाई रहती हैं। कविता तो हमने आपको सुनवाई, कविता के पीछे पीछे अगर कहानी आए और वो भी 5 मिनट में खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? जमाना तेज रफ्तार का है, इसलिए जाने माने कथाकार, अनुवादक और उपन्यासकार सूरज प्रकाश की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो केवल 5 मिनट में खत्म हो जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। चलिए सुनते हैं सूरज प्रकाश से उनकी कहानी सुनंदा। सुनंदा वाजपेयी साई की केस हैं। वैसे एमए पास हैं, दिखने में भी अच्छी हैं। जब ठीक होती हैं और ढंग से तैयार होकर आती हैं तो सब उनकी नफासत की दाद देते हैं। कभी अच्छी वर्कर मानी जाती थी। एक दिन बस एक्सीडेंट की वजह से सिर पर गहरी चोट लगी। 3 दिन तक कोमा में रही। बाद में होश तो आ गया लेकिन दिमागी संतुलन बिगड़ गया। अस्पताल से छुट्टी तो मिली लेकिन लंबे और महंगे इलाज की सलाह के साथ। घर वालों ने हैसियत भर इलाज करवाया। कभी ठीक भी हो जाती लेकिन जहां इलाज रुका दौरे पड़ने लगते, अनाप शनाप बोलने लगती। न कपड़ों की सुध रहती न नहाने धोने की। पर्स में न जाने कहां कहां के कागज भर लेती और या घंटों नहाती रहती। कभी ऑफिस न पहुंच पाती और कभी घर न पहुंच पाती। डॉक्टरों का कहना था पूरा इलाज होना चाहिए इनका। जहां चूक हुई हर बार नए सिरे से इलाज करना पड़ेगा। माँ बाप की और भी औलादें थी। 2-1 महीने इलाज कराते, जरा सा ठीक होने पर इलाज बंद कर दिया जाता। फिर वही हालत। माँ बाप ने पता नहीं क्या सोचकर आधा अधूरा इलाज कराया और वैवाहिक विज्ञापन के जरिए एक फैक्ट्री वर्कर से उनकी शादी कर दी। उस बेचारे से सारी बात छिपा ली गई। यह शादी एक तरह से इंजेक्शनों के असर में की गई थी। लड़के ने कमाऊ लड़की देखी, ऑफिस से मिलने वाली सुविधाओं का हिसाब लगाया और शादी हो गई। शादी से पहले दिए गए तेज इंजेक्शनों और दवाओं के असर में सुनंदा ने कुछ दिन तो ठीक ठाक खींच लिए, लेकिन जल्दी वे अपने रंग में आ गई। घर पर तो कोई भी दवा दिलवा देता था, यहाँ कौन दिलवाता। हालत बिगड़ने लगी। कभी चाकू उठा लेती तो कभी रसोई में नाचना शुरू कर देती। मैं घबराया। बीवी को पता नहीं क्या हो गया है। भागा भागा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया यह आज का रोग नहीं है, 2-3 साल पुरानी समस्या है। लगता है दवा बंद कर दी गई है। पुराने केस पेपर कहाँ हैं? अब उसे भी लगने लगा बीच बीच में सुनंदा का व्यवहार बदल क्यों जाता था। मजे की बात उसने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया था और वहां से भी कोई शिकायत नहीं आई थी। उसके घर वालों से बात करना बेकार था। उन्होंने ही तो उसे धोखा दिया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया जब तक इलाज चलता रहेगा वह ठीक रहेगी। और वह सुनंदा को घर ले आया था। उसने सभी पहलुओं पर गौर किया। यह सब कैसे और क्यों हुआ? यह तो तय है उसे धोखा दिया गया है। नौकरी के चक्कर में एक पगली लड़की उसके पल्ले बांध दी गई है। अब है क्या तलाक मांगे जो मेडिकल आधार पर उसे आसानी से मिल जाएगा, या नौकरी छुड़वाकर घर बिठाए या इलाज करवाता रहे, किसी तरह दवाओं के बल पर सुनंदा को ठीक रखे। उसने देखा कि सुनंदा 10-20 दिन तक इलाज कराने के बाद ठीक हो गई और ऑफिस भी जाने लगी। सब कुछ नॉर्मल हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने पता लगाया पहले भी ऐसा ही चलता रहा था 2-2.5 साल तक। न घर में उसकी परवाह थी किसी को, न ऑफिस में। मिस्टर वाजपेयी ने यह भी देखा कि बेशक सुनंदा की शादी हो गई है, अक्सर ढंग से तैयार होकर विवाहित होने का एहसास भी दिलाती है, लेकिन कुल मिलाकर वह दीन दुनिया से परे है। जो मिला पहन लिया, जो पकाया खा लिया, हर तरह से खुश। ऑफिस जाती है और सीधे घर लौट आती है। हाँ, पूरी पगार लाकर उसे थमा देती है। पूरे 8,000 रुपए, उसकी अपनी पगार से 3 गुना, जबकि उसकी खुद की कोई मांग नहीं है। वह अपने में ही मस्त है। तो क्या जरूरत है इलाज कराने की, जब बिना ही इलाज कराए, बिना ठुके वह 8,000 रुपये कमा कर ला सकती है। तो क्यों वह तलाक की सोचे या उसकी पक्की नौकरी छुड़वाए। जब ऑफिस बिना काम करवाए उसे पूरी पगार देने को तैयार बैठा है तो उसी को लेने में क्यों तकलीफ हो। चलने दो इसी तरह, आखिर उसे भी तो धोखा दिया गया है। वह अपने तरीके से बदला लेगा। जब सुनंदा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है तो उसे कुछ दिन ऑफिस नहीं भेजता या एक आध सुई लगवा देता है। बाकी तो सुनंदा जैसी है उसी में खुश है। जब इलाज चल रहा होता है तो खूब खुश रहती है, पति की खूब तारीफ करती है। नहीं तो उसकी अपनी दुनिया है और वह उसी में मस्त है, शिकायतों, तनावों और रोज रोज की परेशानियों से परे। वह तो एक ऐसी चलती फिरती मशीन है जो दिन भर ऑफिस में बैठने के 8,000 रुपये पाती है। यह पैसे वह अपने पति को 2-4 जोड़ी कपड़ों, 2 वक्त की रोटी और एक बिस्तर के एवज में दे देती है। उस पर यह आरोप कैसे लगाया जा सकता कि वह पागल है। इतना अधिक करने कमाने के बावजूद वह अपने लिए कितना कम रखती है। सच
वह कितनी भोली है। उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि उसके पति ने अपनी फैक्ट्री के पास एक और घर बसा रखा है और उस घर में रहने वाली दूसरी औरत का सारा खर्च सुनंदा के वेतन से ही पूरा किया जाता है। दिन भर आप विविध भारती से फिल्मी गीत सुनते हैं, लेकिन विविध भारती के पास गैर फिल्मी रचनाओं का भी एक बड़ा खजाना है। उत्तर प्रदेश का एक मजेदार लोकगीत सुनते हैं। ये असल में एक दादरा है। इसे मुश्ताक अली ने गाया है और संगीतकार हैं R.K. गुप्ता किशन। सुनिए और आनंद लीजिए। जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, न देखे अंधेरा न देखे उजाला, जुलम करे वो जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला। जब से देखी सूरत यह प्यारी, जियरा पे मोरे चलत है आरी, हाथ न आवे मोरे गोरी, हाथ न आवे मोरे गोरी, लाख जतन कर डाला जुलम करे, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला। गली गली ये शोर मचा है, धरती पर एक चांद उगा है, जिसको देखा उसी को पाया, जिसको देखा उसी को पाया, है तेरा हिम्मत वाला जुलम करे, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला। सधुओं ने छोड़ी सधुआई, ठकुरन ने छोड़ी ठकुराई, तुम्हारी जुल्मी सूरतिया के कारण, तुम्हारी जुल्मी सूरतिया के कारण, छैलन मचले तीर भाला, जुलम करे ओ जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला। दांव पे लागी है महल अटारी, कहीं के भाग माँ हो तुम प्यारी, अब ही से तोरी चाह में गोरी, अब ही से तोरी चाह में गोरी, कितनों का निकसा दीवाला, जुलम करे, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, न देखे अंधेरा न देखे उजाला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला। मुश्ताक अली की आवाज में आपने उत्तर प्रदेश का ये दिलचस्प लोकगीत सुना। हमें पूरी उम्मीद है कि इस लोकगीत ने आपके दिल को बहुत लुभाया होगा। चूंकि हम यूपी में हैं, तो चलिए यूपी की तरफ से हंसी की फुलझड़ियां छोड़ी जाएं। आ रहे हैं कानपुरिया राजू श्रीवास्तव। दोस्तों, मुंबई रेलवे में एक अनाउंसर की जगह निकली है, रेलवे अनाउंसर की। तो बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है नौकरी के लिए। आज उसका ऑडिशन है। आइए चलें रेलवे स्टेशन, जहां बड़े खास खास कैरेक्टर उस नौकरी के लिए आए हैं। सबसे पहले आते हैं रेडियो टीवी के फेमस अनाउंसर, जिनको आपने रेडियो पे बहुत बार सुना है। वो अगर रेलवे अनाउंसर होंगे तो किस तरह से अनाउंसमेंट करेंगे। नमस्ते बेन भाइयों। भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी कल्याण के लिए तेज गाड़ी है। चलने में बेजोड़ लाजवाब, पहुंचाए वक्त पर। बहनों भाइयों, भाई ये गाड़ी कल भी तेज गई थी, परसों भी तेज गई थी, नरसों भी तेज गई थी। भाई पहुंचिए पहुंचिए, अपनी सीटें सुरक्षित कराइए, छूटने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी। तो बस बहनों भाइयों, पकड़िए अपनी सीट और मुझे दीजिए आज्ञा। आज ही के दिन, आज ही के समय, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। दूसरे हमारे रेलवे अनाउंसमेंट के लिए आए हैं
दिलीप कुमार। भाई ये जो ट्रेन है कमाल की ट्रेन है भाई, कमाल की ट्रेन है ये। सुना तुमने, ये मजहब नहीं देखती है, हर मजहब का आदमी इसमें बैठता है, सफर करता है। आज इसी चीज की जरूरत है हमारे मुल्क को। सुना तुमने, ये जो 2 नंबर की ट्रेन है ये कमाल की ट्रेन है, कमाल की ट्रेन है ये ट्रेन बहुत खूबसूरत ढंग से चलती है, हर स्टेशन पे रुकती है। तीसरे कैंडिडेट हैं नाना पाटेकर। अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या बोलेगा हम? 2 नंबर का गाड़ी 3 से जाएगा, 3 वाला 2 से जाएगा, 2 वाले का कुछ नक्की नहीं, कुछ नक्की नहीं। ट्रेनें वहीच की वहीच, गर्दी रोज बढ़ता है, क्या करेगा रेलवे। अच्छा, बहुत अच्छा है। रेलवे अनाउंसर के लिए हमारे अगले कैंडिडेट हैं एक कव्वाल, जिनका पेशा है कव्वाली गाना। कव्वाली उनकी उतनी नहीं चलती थी, तो किसी ने उनको राय दिया कि इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दो। एक कव्वाल रेलवे अनाउंसर। आहा, ध्यान दीजिएगा, क्या खूबसूरत बात है, सुनने वाली बात है। वाह, एक एक अल्फाज पे ध्यान दीजिएगा। ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनें जा रही हैं। क्या नजारा है। हजरात, आपका साथ चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, जरा प्यार से सुनिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्लो ट्रेन के बारे में सुने। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी स्लो जाएगी, सभी स्टेशनों पे रुक रुक के जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी स्लो जाएगी, सभी स्टेशनों पे रुक रुक के जाए। क्या खूबसूरत ट्रेन है। हर स्टेशन पे रुकती है, हर मजहब के आदमी को लेती है। वाह, क्या बात। देखिए, 10 रुपए का पुरस्कार एक यात्री ने ट्रेन टाइम पे छूटने की खुशी में हमें दिए हैं। हमारी पार्टी शुक्रिया अदा करती है। अब जरा फास्ट लोकल के यात्री ध्यान दें। प्लेटफॉर्म 5 की गाड़ी तो तेज जाएगी, मलाड पार लामाहिम न रुकने पाएंगी। देखिए, आज जो हो रहे हैं इवेंट्स, उसमें बहुत ऑर्गेनाइज हो गया है। अब जो कोई हमें जब इनवाइट करता है तो पहले उसका मेल आता है, फिर टर्म्स कंडीशंस आती हैं, फिर एग्रीमेंट बनता है, फिर कंफर्मेशन लेटर जाता है। तो उसके बाद फिर हम उस शहर पहुंचते हैं शो करने। पहले ऐसा नहीं था, पहले इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी। लोगों का फोन आ गया, लोगों ने बुला लिया, वही मेहरबानी। तो वो कहते थे, अरे राजू 12 तारीख, हाँ वो फला होटल, ठीक है, वहाँ शो है, पहुंच जाना। हम भी पहुंच जाते थे। अब वैसे ही मुझे एक शो याद है, मैं पहुंच गए टैक्सी से। वहाँ जैसे ही मैं उतरा होटल में, 1-2 लोग आ गए, आगे बढ़ के, अरे 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 राजू श्रीवास्तव आ गए हो, आ जाओ जाओ, नमस्कार भाई साहब, इधर आ जाओ, अटे आ जाओ। अरे सुनो भाई, शांत हो जाओ, वो देखो कौन आ गए हो, हंसाने वालों। हाँ, राजू श्रीवास्तव। हाँ, माइक लाओ भाई, माइक लाओ, खुशी के मौके में आ गए हो, लो हंसा दो भाई, हंसा दो, सब लोग शांत हो जाओ, हंसा रहे हो है। और मैंने वहां 15 मिनट सुनाया, तालियां बजती रही, लोग हंसते रहे। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा सुनाया। 40 मिनट सुना के जब मैं बाहर निकला पसीने पसीने, तो एक आदमी सूट पहने और टहलता हुआ मुझे देख के बोला, कहां थे, कब से ढूंढ रहे, कहां थे, हम परेशान हो गए, तुम थे किधर। हमने कहा, अरे शो रुका हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे मरवाओगे तुम। हमने कहा, शो तो हो गया, मैंने कर दिया अभी। कहां कर दिया। हमने इधर ही सामने हॉल में। अरे नहीं, अपना ऊपर है, 2nd फ्लोर पे। बाद में पता चला किसी और को प्रोग्राम में कराया। मुझे लगता है सारी कंट्रीज हो गई होंगी जहां जहां हमारे भारतीय लोग रहते हैं। बड़े अच्छे उनके साथ अनुभव भी हुए, प्यारे प्यारे। अभी मैं जोधपुर की बात बताऊं। जोधपुर में एक खानदान है, राजाओं का एक खानदान है, वहाँ उनके वंशज रहते हैं, तो उनको सब राजा साहब ही कहते हैं। उनके यहाँ हमारा प्रोग्राम था, हम बैठे खाना वाना खाने के लिए बैठे, तो राजा साहब बगल में बैठे हुए थे। तो उनकी घड़ी बहुत चमक रही थी, हाथ वाली घड़ी। तो मैंने उनसे कहा कि राजा साहब, आपकी ये घड़ी जो आपने बांधी है बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने घड़ी उतारी और मुझे दे दी। हमने कहा, जी मैं समझा नहीं। थाने पसंद आई, थारी हो गई। मैंने कहा, मतलब मुझे पसंद आई तो मेरी हो गई। बोले, थाने पसंद आ गई तो थारी होगी। हमने कहा, अच्छा। हमने कहा, राजा साहब वैसे तो आपका ये महल भी
बड़ा खूबसूरत है। तो बोले निकालो यानी, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके, वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया हो, हांगकांग, बैंकॉक, दुबई, कोई भी हो। तो चूंकि जो हमारे एनआरआई लोग हैं वहाँ, उनमें एक तड़प होती है अपने हिंदुस्तानियों से मिलने के लिए। तो जब हम उनसे मिलते हैं तो उनको लगता है ये से आया। हाँ, हम वापस आने लगते हैं तो उनको होते हैं। तो वो जब मैं करता तो उसमें ज्यादा बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाते हैं। वहाँ मैंने सुनाया है कि हमारे यहाँ जब एड्रेस पूछो तो कैसे बताते हैं, हमने कहा आपके अमेरिका में पूछो तो कैसे बताते हैं। हमने कहा हमारे कानपुर तो बहुत टाइम है उनके पास और उन जिंदगी में संतोष है, तो वो सब चीज आपसे बताते हैं। मैंने एड्रेस पूछा जबकि मुझे बहुत अर्जेंट थी। मैंने कहा अरे भाई साहब ये राम अवतार कहाँ रहते हैं? राम अवतार, राम अवतार, राम अवतार के बारे में पूछ रहे हैं? अच्छा, सुना सुना नाम लग रहा है। मतलब राम अवतार के यहाँ आपको जाना है? अच्छा अच्छा, तो मतलब काम होगा आपको कोई? तुमने कहा राम अवतार ये वही तो नहीं जो पेट्रोल में मिट्टी के तेल मिलाते पकड़े गए रहे हैं? हमने कहा हाँ हाँ वही वही। अच्छा अच्छा, अखबार में खबर पढ़ा भैया, एड्रेस नहीं मालूम। लेकिन अमेरिकन गोरे पूरे डेडिकेशन के साथ समर्पित होके बताते हैं एड्रेस। मैंने एक से पूछा, हमने कहा एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू गो दिस प्लेस। मैंने उस पर्ची उसको दी तो बोला वेल ओके या वेल यू वांट टू गो विक्टोरिया लैंड, ओके विक्टोरिया या विक्टोरिया लैंड। हमने कहा आप पहले एंजॉय कर लो। बोले नो ओके विक्टोरिया लैंड, गो स्ट्रेट माय फ्रेंड, गो स्ट्रेट एंड आस्क देयर। अच्छा, शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है और नीचे अपना नाम, तो नाम क्यों लिख दिया भाई साहब आपने? लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। कुछ चीजें मैंने देखा है, कुछ नाम किसी सही जगह पे सूट करते हैं। नाम कुछ चीजों में कई जगह वो जाता है और कई जगह फिट नहीं बैठता है। जैसे ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर हमेशा फीमेल नाम से अच्छा लगता है, जैसे नेहा ब्यूटी पार्लर, पिंकी ब्यूटी पार्लर। आज तक आपने ये कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा राम प्रसाद ब्यूटी पार्लर, हो ही नहीं सकता। या ये कहीं नहीं लिखा देखा होगा कि भाई नीता हार्डवेयर, वहां मेल नाम हो सकता है। और कुछ नाम मुझे ऐसा लगता है जैसे उनमें एक दबंगई है। कुछ शहरों के नाम जहां मैं नहीं गया हूं तो मेरे मन में वहां की तस्वीर एक अलग निकलती है। जैसे कि या तो गुस्सा है वो, रणथंभौर, हमने कहा अच्छा ठीक है। चित्तौड़गढ़, ऐसा लगता है हर आदमी भाला और तलवार लिए खड़ा होगा, एक जोश है। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, धारवाड़, झालावाड़, गुलबर्गा। हाँ, आदमी रिजर्वेशन कैंसिल करा दे, नहीं नहीं भाई मैं यहीं ठीक हो यार। कुछ नाम मुझे ऐसा लगता है या तो मोटा होगा, हैवी होगा। पठानकोट, चल भी नहीं पाता होगा। धौला कुआं, बोले बिठाओ भाई इनको पकड़ के बिठाओ। धौलपुर, चाचा को रिक्शे से उतार लो। धौलपुर, धौला कुआं। एक आदमी लगता है ट्रेन से 4 लोग पकड़ के उतारते होंगे। ये कौन है? खंडवा। पीछे कौन है? खंडाला। ये मोटे मोटे लगते हैं और कुछ मुझे दुबले लगते हैं, ऐसा लगता है एकदम बारीक होंगे। ये कौन है बहन जी? हुबली। ये पीछे कौन खड़ी? मसूरी। ये हमारी बहन पंजिम। ये छुटकी है चूरू। और पीछे रिक्शे से उतर रही हैं बरेली। अच्छा अच्छा, ये 2 बहनें जो एक साथ आ रही हैं। हाँ, ये कांदी वाली, बोरी वाली। हमने कहा अच्छा अच्छा। वो पीछे जो चाचा हैं रिक्शे में, उतर नहीं पा रहे हैं मोटे से, वो कौन है? हम भाई साहब हैं नाला सुपारा। अच्छा, और एक शहर ऐसा है, एक शहर का एक राज्य है, उसका नाम लो, अरे अरुणा, चल, पता चलो उठ के चल पड़ी। अच्छा, अपने देश में मांसाहारी भी कमाल कमाल होते हैं, नॉनवेज खाने वाले। उनसे पूछो आप खाते हैं मटन चिकन खाते हैं? नहीं ऐसे तो नहीं खाते हैं, मगर हाँ कभी अंडा खा लिया तो खा लिया। दूसरे, भाई साहब हम मटन चिकन से दूर रहते हैं। ये है कि बच्चों ने बहुत जिद किया तो रसा रसा ले लेते हैं तो महक मिल जाती है। तीसरे और कमाल है, नहीं नहीं भैया हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, मगर यह है कि
बत्ती बुझा खा लेते हैं। मुझे याद है अपने संघर्ष के दिनों में मुंबई में, जब मैं रूम में अकेला होता था तो उतना काम तो होता नहीं था, तो घर में बैठे हैं खिड़की पे, क्या करें। तो कई बार मैं घर में निर्जीव चीज़ों से बात कर लेता था। बात करने वाला कोई नहीं तो अपने यहाँ जो फैन लगा है उसी से मैं बोलता था, और भाई कैसे हो बहुत दिन से हो साथ में, है खराब नहीं होना भाई, हैं खर्चा वर्चा नहीं कराना यार, थैंक यू यार, बहुत दिन से चल रहे हो, धन्यवाद। फिर एक दिन मैंने फ्रिज से बात किया। हमने कहा फ्रिज बहुत मेहरबानी यार, सारी दूध वगैरह तुम्हारी वजह से अच्छा रहता है, सब्जी वगैरह बची रहती है यार, प्लीज़ बस साथ देना, थोड़ा संघर्ष का टाइम है, लेकिन यार तुम्हारे पास आओ तो मज़ा आता है यार, खूब ठंडे में रहते हो, ठंडा ठंडा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं निर्जीव चीज़ों से बात करता हूँ क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करता, मैं अकेले बतिया लेता हूँ और उसमें हास्य भी निकल आता है। जैसे आपकी शरीर की जो संरचना है, हमारी आपकी जो बॉडी है, तो मैंने सोचा यार हमारे पेट के अंदर एक दुनिया होगी, ये जो अतड़ियाँ हैं, किडनी है, हड्डी है, बोन्स, ये हार्ट है, इनके आपस में दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, आपस में शायद रिश्तेदारी होगी, अंदर शॉपिंग मॉल होंगे, मल्टीप्लेक्स होंगे, ये झगड़ते भी होंगे, तभी हमारा पेट खराब होता होगा, ये रिश्तेदारी कैसे निभाते होंगे। ध्यान आए किसी ने बताया कि जो कुछ हम सोचते हैं सबसे पहले ब्रेन को पता चलता है, फिर ब्रेन अंदर खबर करता है कि बॉस ऐसा होने वाला है। मान लीजिए आपने गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, ब्लैक, और ब्रेन ने अंदर बताया हेलो हेलो हेलो, ध्यान से, काली काली गरम गरम कॉफ़ी आने वाली है, गरम। अब अंदर अरे ए पैर उठा, ए नस, हाँ अतड़ी किडनी साइड में हो जा, सत्यानाश जाए, दिल इतना जलाता है, कम मारा, काहे इतनी गरम गरम पीता है, सत्यानाश जाए, देखो ए पैर जल जाएगा, किडनी ऊपर बैठ जा। अंदर ये बातें होती होंगी। कुछ खा के आए, पार्टी से खा के आए, दावत उड़ा के आए, अब तीखा लग रहा है मिर्ची, अब जीभ, अब जो 32 दांत हैं वो भड़क गए जीभ के ऊपर। ए जीभ, जब हजम नहीं होता तो काय को खा के आती है, हाँ कहीं मिल गया बस गप्प से भर लिया, अंदर ले लिया, देखा करना क्यों इतना तीखा खाती है, स्पाइसी खाती क्यों इतना है, तेरे एक के पीछे हम 32 लोग परेशान होते हैं, समझा। जीव एकदम भड़क के बोले, ए 32 लोग, हाँ ये मत सोचना मैं अकेली है, समझा क्या, तुम्हारा बोलूं, तुम लोग जो इधर किधर जाते शादी वादी में और मटन चिकन खा के आते, दांत के बीच में सब मांस फंसा के आते, कितना बास मारता है, मेरे को बदबू आता है मालूम है, बर्दाश्त करती, आज तक बोली क्या तुमको, और तुम 32 लोग है, समझा। सबक ऐसा सिखाएगी मेरे मुंह में नहीं लगने का, सड़क पे आते जाते किसी आदमी को देखेगी, गाली देगी, पलट के एक पंच मारेगा, 32 बार हो जाएगी, समझा क्या। और तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे से बात करने का, ऐसा मत सोचना मैं एकली है, तुम्हारी औकात नहीं मेरे से बात करने का, समझा क्या। मैं लॉयल है, बॉडी के साथ में लॉयल है, मैं लास्ट तक रहने वाली है इस शरीर के अंदर। तुम लोग का क्या है, 40-45 के बाद एक एक करके भक 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 करके गिर जाएंगे, समझा क्या। औकात है क्या मेरे से बात करने का, ए गपचुप बैठे 32। ये दोस्तों आपके घर पे कोई आए तो हमेशा आप ना पूछो ही मत कि क्या पिएंगे, कौन सी चाय पिएंगे मत पूछो, उसको ग्रीन टी पिलाओ। ग्रीन टी से 3 फायदे हैं, एक तो दूध बचता है, दूसरा बिस्किट बचता है, और तीसरा वो दोबारा कभी आएगा भी नहीं। थोड़ी देर के लिए राजू श्रीवास्तव ने अपने हंसगुल्लों से आपको हंसाया। आप हंसते रहें, मुदित रहें, प्रसन्न रहें। ये था विविधा का आज का अंक। आज के इस विविधा कार्यक्रम को खत्म करते हैं। इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई और मैं आपका निवेदक यूनुस खान। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।